पंचतंत्र का तृतीय भाग काकोलुकियम की 5वीं कथा। बोलने वाली गुफा। आने वाले संकट को देखकर अपना भावी कार्यक्रम निश्चय करने वाला ही सुखी रहता है। एक जंगल में खर नखर नाम का शेर रहता था। एक बार इधर उधर बहुत दौड़ धूप करने के बाद उसके हाथ कोई शिकार नहीं आया। भूख प्यास से उसका गला सूख रहा था। शाम होने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। वह उस गुफा के अंदर घुस गया और सोचने लगा, रात के समय रहने के लिए इस गुफा में कोई जानवर अवश्य आएगा, उसे ही मारकर भूख मिटाऊंगा। तब तक इस गुफा में ही छिपकर बैठता हूं। इस बीच उस गुफा का अधिवासी दधिपुच्छ नाम का गिदड़ वहां आ गया। उसने देखा गुफा के बाहर शेर के पद चिन्हों की पंक्ति है। पद चिन्ह गुफा के अंदर तो गए थे लेकिन बाहर नहीं आए थे। गिदड़ ने सोचा, मेरी गुफा में अवश्य ही कोई शेर घुसा था, लेकिन वह बाहर आया या नहीं इसका पता कैसे लगाया जाए। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। गुफा के द्वार पर बैठकर वह किसी को संबोधन करके पुकारने लगा, मित्र, मैं आ गया हूँ। तूने मुझे वचन दिया था कि मैं आऊँगा तो तू मुझसे बात करेगा, अब चुप क्यों है? गीदड़ की पुकार सुनकर शेर ने सोचा, शायद यह गुफा गीदड़ के आने पर खुद बोलती है और गीदड़ से बात करती है, जो आज मेरे डर से चुप है। इसकी चुप्पी से गीदड़ को मेरे यहाँ होने का संदेह हो जाएगा, इसलिए मैं स्वयं बोलकर गीदड़ को जवाब देता हूँ। यह सोचकर शेर स्वयं गरज उठा। शेर की गर्जना सुनकर गुफा भयंकर आवाज से गूंज उठी। गुफा से दूर के जानवर भी डर से इधर उधर भागने लगे। गीदड़ भी गुफा के अंदर से आती शेर की आवाज़ सुनकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अपनी मूर्खता से शेर ने स्वयं ही उस गीदड़ को भगा दिया जिसे पास लाकर वह खाना चाहता था। उसने यह न सोचा कि गुफा कभी बोल नहीं सकती और गुफा का बोल सुनकर गीदड़ का संदेह पक्का हो जाएगा। रक्ताक्ष ने उक्त कहानी कहने के बाद अपने साथियों से कहा कि ऐसे मूर्ख समुदाय में रहना विपत्ति को पास बुलाना है। उसी दिन परिवार समेत रक्ताक्ष वहां से दूर किसी पर्वत कंदरा में चला गया। रक्ताक्ष के विदा होने पर स्थिर जीवी बहुत प्रसन्न होकर सोचने लगा, यह अच्छा ही हुआ कि रक्ताक्ष चला गया। इन मूर्ख मंत्रियों में अकेला वही तो एक चतुर और दूरदर्शी था। रक्ताक्ष के चले जाने के बाद स्थिर जीवी ने उल्लुओं के नाश की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर दी। छोटी छोटी लकड़ियां चुनकर वह पर्वत की गुफा के चारों ओर रखने लगा। जब पर्याप्त लकड़ियां एकत्र हो गई तो वह एक दिन सूर्य के प्रकाश में उल्लुओं के अंधे होने के बाद अपने पहले मित्र राजा मेघवर्ण के पास गया और बोला, मित्र, मैंने शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की पूरी योजना तैयार कर ली है। तुम भी अपनी चोंचों में एक एक जलती लकड़ी लेकर उलुक राज के दुर्ग के चारों ओर फैला दो। दुर्ग जलकर राख हो जाएगा, शत्रु दल अपने ही घर में जलकर नष्ट हो जाएगा। यह बात सुनकर मेघवर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्थिर जीवी से कहा, आप कुशल क्षेम से तो वहाँ पे रहे, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। स्थिर जीवी ने कहा, वत्स, यह समय बातें करने का नहीं है। यदि किसी शत्रु ने वहाँ जाकर मेरे यहाँ आने की सूचना दे दी तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। शत्रु कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। जो काम शीघ्रता से करने योग्य हो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु कुल का नाश करके फिर शांति से बैठकर बातें करेंगे। मेघवर्ण ने भी यह बात मान ली। कौए सब अपनी अपनी चोंचों में एक एक जलती हुई लकड़ी लेकर शत्रु दूर की ओर चल पड़े और वहां जाकर आग वाली लकड़ियां दुर्ग के चारों ओर फैला दी। उल्लुओं के घर जलकर राख हो गए और सारे उल्लू अंदर ही अंदर तड़प कर मर गए। इस प्रकार उल्लुओं का वंश नाश करके मेघवर्ण वायसराज फिर अपने पुराने पीपल के वृक्ष पर
आ गया। विजय के उपलक्ष्य में सभा बुलाई गई। स्थिर जीवी को बहुत सा पुरस्कार देकर मेघवर्ण ने उससे पूछा, भद्र, आपने इतने दिन शत्रु के दुर्ग में किस प्रकार व्यतीत किए? शत्रु के बीच रहना तो बड़ा संकटापन्न है, हर समय प्राण गले में अटके रहते हैं। स्थिर जीवी ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात ठीक है, किंतु मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक को अपनी तपश्चर्या के अंतिम फल का इतना विश्वास होता है कि वह क्षणिक कष्टों की चिंता नहीं करता। इसके अतिरिक्त मैंने यह देखा कि तुम्हारे प्रतिपक्षी उलूक राज के मंत्री महामूर्ख हैं। एक रक्ताक्ष ही बुद्धिमान था, वह भी उन्हें छोड़कर चला गया। मैंने सोचा यही समय बदला लेने का है। शत्रु के बीच विचरने वाले गुप्तचर को मान अपमान की चिंता छोड़नी ही पड़ती है। वह केवल अपने राजा का स्वार्थ सोचता है। मान मर्यादा की चिंता का त्याग करके वह स्वार्थ साधन के लिए चिंताशील रहता है। अवसर देकर उसे शत्रु को भी पीठ पर उठाकर चलना चाहिए, जैसे काले नाग ने मेढकों को पीठ पर उठाया था और सैर कराई थी। मेघवर्ण ने पूछा, वह कैसे? स्थिर जीवी ने तब सांप और मेढकों की यह कहानी सुनाई। स्वार्थ सिद्धि परम लक्ष्य, अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पष्ठतः स्वार्थम विद्धुरे प्राज्ञ स्वार्थ सो ही मूर्खता। अर्थात बुद्धिमानी इसी में है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए मान अपमान की चिंता छोड़ी जाए। वरुण पर्वत के पास एक जंगल में मंदविष नाम का एक बूढ़ा सांप रहता था। उसे बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। बहुत भाग दौड़ किए बिना खाने को उसने यह उपाय किया कि वह एक तालाब के पास चला गया। उसमें सैकड़ों मेढक रहते थे। तालाब के किनारे जाकर वह बहुत उदास और विरक्त सा मुख बनाकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक मेढक ने तालाब से निकलकर पूछा, मामा क्या बात है, आज कुछ खाते पीते नहीं हो, इतने उदास से क्यों हो? सांप ने उत्तर दिया, मित्र, मेरे उदास होने का विशेष कारण है। मेरे यहाँ आने का भी वही कारण है। मेढक ने जब कारण पूछा तो सांप ने झूठ मूठ एक कहानी बना ली। वह बोला, बात यह है कि आज सुबह मैं एक मेढक को मारने के लिए जब आगे बढ़ा तो मेढक वहाँ से उछलकर कुछ ब्राह्मणों के बीच में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे वहाँ गया। वहाँ जाकर एक ब्राह्मण पुत्र का पैर मेरे शरीर पर पड़ गया। तब मैंने उसे डस लिया। वह ब्राह्मण पुत्र वहीं मर गया। उसके पिता ब्राह्मण ने मुझे क्रोध से जलते हुए यह शाप दिया कि तुझे मेढकों का वाहक बनकर उन्हें सैर कराना होगा। तेरी सेवा से प्रसन्न होकर जो कुछ वे तुझे देंगे वही तेरा आहार होगा। स्वतंत्र रूप से तू कुछ भी खा नहीं सकेगा। यहाँ पर मैं तुम्हारा वाहक बनकर ही आया हूँ। उस मेढक ने यह बात अपने साथी मेढकों को भी कह दी। सब मेढक बड़े खुश हुए। उन्होंने इसका वृतांत अपने राजा जलपाद को भी सुनाया। जलपाद ने अपने मंत्रियों से सलाह करके यही निश्चय किया कि सांप को वाहक बनाकर उसकी सेवा से लाभ उठाया जाए। जलपाद के साथ सभी मेढक सांप की पीठ पर सवार हो गए। जिनको उसकी पीठ पर स्थान नहीं मिला उन्होंने सांप के पीछे गाड़ी लगाकर उसकी सवारी की। सांप पहले तो बड़ी तेजी से दौड़ा, बाद में उसकी चाल धीमी पड़ गई। जलपाद के पूछने पर इसका कारण यह बतलाया, आज भोजन न मिलने से मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, कदम नहीं उठते। यह सुनकर जलपाद ने उसे छोटे छोटे मेढकों को खाने की आज्ञा दे दी। सांप ने कहा, मेढक महाराज, आपकी सेवा से पाए पुरस्कार को भोग कर ही मेरी तृप्ति होगी। यही ब्राह्मण का अभिशाप है। इसलिए आपकी आज्ञा से मैं बहुत उपकृत हुआ हूँ। जलपाद सांप की बात से बहुत प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर बाद एक और काला सांप उधर से गुजरा। उसने मेढकों को सांप की सवारी करते देखा तो आश्चर्य में डूब गया। आश्चर्यचकित होकर वह मंदविष से बोला, भाई, जो हमारा भोजन है उसे ही तुम पीठ पर सवारी करा रहे हो, यह तो स्वभाव विरुद्ध बात है। मंदविष ने उत्तर दिया, मित्र, यह बात मैं भी जानता हूँ, किंतु समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
वंदविष ने अनुकूल अवसर पाकर धीरे धीरे सब मेढकों को खा लिया। मेढकों का वंश नाश ही हो गया। वायसराय मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को धन्यवाद देते हुए कहा, मित्र, आप बड़े पुरुषार्थी और दूरदर्शी हैं। एक कार्य को प्रारंभ करके उसे अंत तक निभाने की आपकी क्षमता अनुपम है। संसार में कई तरह के लोग हैं। नीचतम प्रवृत्ति के वे हैं जो विघ्न भय से किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करते। मध्यम वे हैं जो विघ्न भय से हर काम को बीच में छोड़ देते हैं। किंतु उत्कृष्ट वही हैं जो सैकड़ों विघ्नों के होते हुए भी आरंभ किए गए काम को बीच में नहीं छोड़ते। आपने मेरे शत्रुओं का समूल नाश करके उत्तम कार्य किया है। स्थिर जीवी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपना धर्म पालन किया। दैव ने आपका साथ दिया। पुरुषार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, किंतु दैव अनुकूल न हो तो पुरुषार्थ भी फलित नहीं होता। आपको अपना राज्य मिल गया, किंतु स्मरण रखिए, राज्य क्षणिक अस्थायी होते हैं। बड़े बड़े विशाल साम्राज्य क्षणों में बनते और मिटते रहते हैं। शाम के रंगीन बादलों की तरह उनकी आभा भी क्षणजीवी होती है। इसलिए राज्य के मद में आकर अन्याय नहीं करना और न्याय से प्रजा का पालन करना। राजा प्रजा का स्वामी नहीं, सेवक होता है। इसके बाद स्थिर जीवी की सहायता से मेघवर्ण बहुत वर्षों तक सुख से धर्मपूर्वक शासन करता रहा। आगे की कहानी हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर कहानी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें।